हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपना आज का वीडियो लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी। उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी होती है, कौन से स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किधर के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये मिट्टी जो है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में मिट्टी से क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर यूपी का एग्जाम है, यूपी से रिलेटेड एग्जाम है, जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, या फिर जो भी यूपी टेट हुआ, तो इन सबों में जरूर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। मृदा की परिभाषा। मृदा क्या होती है, मृदा की परिभाषा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मृदा क्या होती है। ठीक ना? तो मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो मृदा के बारे में पहले देख लेते हैं कि मृदा किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग को भी पता होगा कि मृदा क्या होती है, जो मिट्टी होती है उसी को मृदा कहते हैं। लिखेंगे भूमि की ऊपरी परत को, भूमि की ऊपरी परत को, भूमि की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। भूमि की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं। ठीक ना? भूमि के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। और अगर बात करें हम, तो मृदा जो होता है ये असंगठित पदार्थों का क्या होता है, और वनस्पतियों का मिश्रण भी होता है। इसको हम कह सकते हैं कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले, या करके लिखिएगा दूसरी डिफिनीशन, भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित, क्या? असंगठित पदार्थ, असंगठित पदार्थों के, असंगठित पदार्थों की भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत की बात हो रही है। ठीक ना? ऊपरी परत जो चट्टानों से, मतलब चट्टानों के टूटने से बनती है। ऊपरी परत जो, उसमें वनस्पति भी आएंगे, जो चट्टानों या लिख लीजिए, या वनस्पतियों के योग से बनती है, या वनस्पति के योग से बनती है। वनस्पति के योग से बनती है, उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक ना? मृदा क्या होता है? मृदा वह होता है जो ऊपरी पृथ्वी का जो है, भूमि का या पृथ्वी का ऊपरी परत मृदा कहलाता है। मृदा, या फिर कह सकते हैं कि मृदा वह होता है जो असंगठित पदार्थों या चट्टानों या वनस्पतियों के योग से बनता है। अब हम लोग देखेंगे मृदा के जो है वर्गीकरण देख लेते हैं। मृदा या मिट्टी का वर्गीकरण, मृदा के
मृदा का वर्गीकरण का वर्गीकरण। अगर हम बात करें मृदा के वर्गीकरण की तो क्षेत्रफल के अनुसार मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रफल के अनुसार मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है तो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं हम लोग। एक है पर्वत प्रदीय मृदा। पर्वत प्रदीय मृदा से क्या मतलब है, जो मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है उसे कहते हैं पर्वत प्रदीय मृदा। नोट करिएगा, पर्वत प्रदीय मृदा। पर्वत प्रदीय मृदा। पर्वत प्रदीय मृदा के बाद एक आता है मध्य क्षेत्र, जो बीच में होता है। तो मध्य या मैदानी क्षेत्र की मृदा क्या कहेंगे, मध्य या मैदानी क्षेत्र की मृदा। मध्य या मैदानी क्षेत्र की मृदा। मध्य या मैदानी क्षेत्र की मृदा। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे दक्षिणी, ठीक ना, दक्षिणी या बुंदेलखंड की मृदा भी कह सकते हैं। दक्षिणी या बुंदेलखंड की मृदा। बुंदेलखंड की मृदा। अब इसके भी कई अंग होते हैं, जैसे कि अब ये हो गया तो इसके भी क्या होते हैं, कई अंग होते हैं। पर्वत प्रदीय मृदा के 2 भाग होते हैं। पर्वत प्रदीय मृदा के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भावर क्षेत्र की मृदा, भावर क्षेत्र की मृदा, एक होता है तराई क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सबके बारे में देखेंगे। इसमें भी जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा के 2 भाग होते हैं। तो हम लोग इससे पहले देख लेते हैं कि ये क्षेत्र क्या होते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, यूपी है, ठीक ना। ये हमारा यूपी हो गया, ये हमारा यूपी है। तो इसमें देखिए कि किस प्रकार से क्षेत्र जो है बटे हुए हैं, किस प्रकार से क्षेत्र बटे हुए हैं। तो जो पर्वत प्रदीय मृदा है वो इस प्रकार से है, पर्वत प्रदीय मृदा। बीच के भाग को कहते हैं मध्य क्षेत्र, और इधर के भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी मृदा कहते हैं। तो इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे, ठीक ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, ये पर्वत प्रदीय मृदा है, और ये जो है ये मध्य क्षेत्र की है, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। पर्वत प्रदीय मृदा, ठीक ना। पर्वत प्रदीय मृदा के अंतर्गत अभी आपको बताए हैं कि कितनी मृदा होती है। पर्वत प्रदीय का मतलब क्या है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो 2 प्रकार की पाई जाती है। उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में होता है, तो 3 भागों में होता है। नंबर 1 पर्वत प्रदीय मृदा, नंबर 2 मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। जैसे कि हमने बताया कि बीच में जो मृदा होती है, जो बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, मध्य क्षेत्र। या दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा, पहाड़ी या पठारी क्षेत्र की मृदा, या फिर बुंदेलखंडीय मृदा, ठीक ना। तो बुंदेलखंड के अंतर्गत जो नीचे के क्षेत्र आते हैं, झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, महोबा हुआ, ये सब क्या है, नीचे के हैं क्षेत्र। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। पर्वत प्रदीय मृदा क्या होती है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है उसे पर्वत प्रदीय मृदा कहते हैं। भावर क्षेत्र की मृदा। अब हमारा टॉपिक आता है भावर क्षेत्र की मृदा। भावर क्षेत्र की मृदा क्या होती है, तो भावर क्षेत्र की जो मृदा होती है वो हिमालयी नदियों द्वारा जो कंकड़ पत्थर होते हैं, चट्टानों के टूटने फूटने से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, भावर क्षेत्र की मृदा कहते हैं। तो चलिए नोट करते हैं हम लोग। यह हिमालयी नदियों के द्वारा हिमालयी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए चट्टानों के बहाकर लाए गए
चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। ठीक ना, चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होती है, निर्मित होती है। से निर्मित होती है, निर्मित होती है। ठीक ना। और बात रही कि ये मृदा जो होती है, ये मृदा कृषि के लिए उपयोगी है कि नहीं है, तो आपको भी पता होगा जब कंकड़ पत्थर ज्यादा होंगे, चट्टान ज्यादा होंगी, तो वहां पर क्या होगी, कृषि नहीं की जा सकती है। तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे कि यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है। मतलब अनुपयुक्त का मतलब कि उपयुक्त नहीं है। यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। अनुपयुक्त होती है। ठीक ना। नेक्स्ट आता है हमारा तराई क्षेत्र की मृदा। तराई क्षेत्र की मृदा की बात करें अगर हम, तो तराई क्षेत्र की जो मृदा होती है, ये भावर क्षेत्र के दक्षिण में आता है। पहले ऊपर जो होता है ये भावर क्षेत्र होता है, उसके नीचे जो होती है तराई क्षेत्र की मृदा होती है। तो नोट करिएगा, यह भावर क्षेत्र के नीचे होती है। भावर क्षेत्र के यह मृदा भावर क्षेत्र के दक्षिण में यह मृदा भावर क्षेत्र के दक्षिण या समानांतर भी कह सकते हैं कि यह भावर क्षेत्र की क्या होती है, समानांतर होती है। दक्षिण नमी युक्त इसमें नमी पाई जाती है। ठीक ना, इस मृदा में क्या होती है, नमी पाई जाती है। नमी युक्त दलदलीय क्षेत्र, दलदलीय मृदा को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र की मृदा कहते हैं। दलदलीय मृदा को तराई क्षेत्र की मृदा कहते हैं। तराई क्षेत्र की मृदा कहते हैं। ठीक ना। क्या होता है कि ये दक्षिण जो है भावर क्षेत्र के समानांतर दक्षिण नमी युक्त दलदलीय क्षेत्र को, ये जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, दलदलीय होती है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो ये मृदा होती है इसमें कौन कौन सी खेती की जा सकती है, कौन सी खेती नहीं की जा सकती है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, इस खेती में जो इस कृषि में, इस मिट्टी में क्या किस कृषि की जाती है, तो गन्ना धान की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है। गन्ना के लिए और धान की कृषि के लिए क्या होती है, ये मृदा उपयुक्त होती है। अगर बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार जो है पश्चिम में सहारनपुर से लेकर और ये देवरिया तक की क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। लिखिएगा, उत्तर पश्चिम सहारनपुर से लेकर उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से कहां तक पाई जाती है, तो देवरिया तक। ठीक ना, देवरिया तक क्या होता है, इस मिट्टी का विस्तार होता है। अगर बात करें कि इसके बीच में बहुत सारे जिले आएंगे, जैसे देवरिया, जैसे कि हम आपको बताएं इस तरह से है, तो ये क्या है, ये वाला बेल्ट जो है ये तराई क्षेत्र का बेल्ट हो गया। अब बात करते हैं, इस मृदा का निर्माण हिमालयी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए महीन कण के विक्षेपों से हुआ है। यह मृदा समतल, नम व उपजाऊ होती है। और बात करते हैं तो तराई हो गया है। तराई क्षेत्र की नदियां धरती पर प्रकट हो जाती हैं। यहाँ महीन कणों का क्या होता है, निक्षेप मिलते हैं। ठीक ना। अब ये क्या है, ये बस सरसरी निगाह से हम लोग देखते चलते हैं, ये परिभाषा नहीं पूछता है, डिफिनीशन जो होती है वो नहीं पूछता है। तो इसके बाद हम अगर बात करें कि जो तराई क्षेत्र की नदियां होती हैं, मिट्टियां होती हैं, उसमें क्या कमी होती है या फिर क्या होता है, कहाँ तक पाई जाती हैं।
तराई क्षेत्र की मृदा हो गई। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा कि यहाँ पर जैसे कि जो गन्ना होता है और धान की खेती की जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर जूट की खेती भी की जाती है। तो लिख लीजिएगा कुछ क्षेत्रों में जूट की खेती भी की जाती है, जो तराई क्षेत्र की मृदा होती है। जूट की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा होती है उसके बारे में। तो मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा के बारे में देखेंगे तो जो मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा होती है, मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। इसके कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। नंबर 1 पर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में भी 2 प्रकार की मृदा होती है, एक होती है खादर मृदा और दूसरी होती है बांगर मृदा। अगर खादर मृदा की बात करें तो खादर मृदा जो होती है वो जो होती है ये उपजाऊ तो होती है बट उतनी उपजाऊ नहीं होती है, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लवणी तथा क्षारीय मृदा। अभी इन सबों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक ना। इसके बाद आता है मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? जो जिसमें रेत पाए जाते हैं। इसके बाद आता है काली मृदा। फिर नेक्स्ट है हमारा भूड़ मृदा, ठीक ना। अब इसके बाद हम करते हैं जो दक्षिणी जो होती है वो मृदा क्या होती है। तो दक्षिण के पहाड़ी या पठारी क्षेत्र की मृदा या बुंदेलखंडीय मृदा के अंतर्गत अगर बात करें तो लाल मृदा आता है। इसके भी 5 अंग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं। नंबर 1 हो गया लाल मृदा। इसके बाद आता है परवा मृदा, माड़ मृदा, राकर मृदा, ठीक ना। राकर मृदा आता है। और इसके बाद आता है भोंड मृदा। क्या आती है? भोंड मृदा। उसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। भोंड मृदा, ठीक ना। भोंड को कहीं कहीं भोट भी लिखा रहता है, ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, भोट भी लिखा रहता है। तो इससे हम लोग को नहीं वो करना है, क्योंकि ये बस हम लोग को याद करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, ये तो होते ही हैं, लेकिन अगर अलग से कोई पूछे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है तो मिट्टियों के प्रकार में देखिए पीली मृदा, पर्वतीय मृदा, काली मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा या जलोढ़ मृदा, कैल्शियम युक्त मृदा, मध्य मृदा, मिश्रित मृदा, लाल मृदा एवं लवण प्रभावित युक्त मृदा। ये सब क्या है? मिट्टियों के प्रकार में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे मध्य क्षेत्र की जो मृदा होती है उसके बारे में, ठीक ना। तो मध्य क्षेत्र की जो मृदा होती है, मध्य या गंगा क्षेत्र के मैदानी भागों की मृदा, ये जो मृदा होती है ये गंगा नदी, इसे इसलिए कहा जाता है गंगा के मैदानी क्षेत्र की मृदा, क्योंकि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रारंभ करती है और बलिया से निकलती है। ये आप लोग को हम बताए थे। तो जो ये बीच का बेल्ट होता है यही है गंगा नदी के क्षेत्र का बेल्ट, और इसे ही कहते हैं मध्य क्षेत्र, ठीक ना। तो इसमें जो होती है खादर व नवीन जलोढ़, खादर मृदा होती है या नवीन मृदा। खादर मृदा या नवीन मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि जो खादर मृदा होती है वो क्या होती है। तो खादर मृदा होती है, ये खादर मृदा जो होती है ये गंगा यमुना के बेल्ट में होती है। लिखिएगा, गंगा यमुना के दोआब में पाई जाती है। गंगा और यमुना के दोआब में पाई जाती है। गंगा यमुना के दोआब में, दोआब क्या होता है? अगर आप बात करें कि दोआब क्या होता है, तो दोआब जो होता है वो 2 नदियों के, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारी गंगा नदी, इधर से हमारी गंगा नदी आ रही है और इधर से यमुना नदी आ रही है, तो ये जो बीच का क्षेत्र यहाँ पर है यही क्या है? दोआब होता है, यही दोआब कहलाता है। गंगा यमुना का दोआब और राम गंगा और राम गंगा के दोआब में भी क्या पाई जाती है? तो राम गंगा के दोआब में भी कछारी मृदा पाई जाती है, ठीक ना। इन दोनों के दोआब में जो होती है ये कछारी मृदा पाई जाती है। अगर बात करें कि इसमें किस पदार्थ की मात्रा होती है, तो इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की क्या होती है? अधिकता होती है। इस मृदा में
पोटास, चूना और मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की क्या होती है, अधिकता होती है। ये जो नदी है, ठीक ना, ये जो मिट्टी है, इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इस मृदा की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें तो यह हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कणों से निर्मित एक मृदा होती है और इसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये जो है, ये जल धारण करने की क्षमता क्या है, इसकी अधिक है। और बात करें इसमें तो इसे बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी के कई नाम हैं, जैसे कि बलुआ, सिल्ट, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है, ठीक ना, इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। उर्वरा शक्ति अधिक होती है, इसमें नोट कर लीजिएगा, उर्वरा शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। जब उर्वरा शक्ति अधिक होगी तो ये क्या है, कृषि के लिए उपयोगी मानी जाएगी। अधिक होती है, इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। और अगर बात करें हम तो ये जो होती है प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा ही लाए गए जो बालू होते हैं, पत्थर होते हैं, इनसे निर्मित होती है। नेक्स्ट हमारा आता है बांगर मृदा। बांगर मृदा की बात करें तो इसे कांप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा यहाँ पर, इसे प्राचीन कांप मृदा भी कहते हैं। यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो प्लीस्टोसीन युग में कांप मिट्टी, कीचड़, बालू से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। पदार्थ इसमें कौन से पाए जाते हैं, तो पदार्थों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या होती है, इसमें कमी होती है। जब फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है तो इसके लिए क्या होती है कि इसकी उर्वरा शक्ति भी क्या होती है, कम होती है। इसमें उर्वरा शक्ति कम पाई जाती है और ये बहुत ही कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। अगर इसमें क्या होती है, उर्वरा शक्ति इसकी कमजोर होती है, इसमें उर्वरा शक्ति कम होती है। और यह जब उर्वरा शक्ति कम होगी तो इसमें कृषि भी क्या होगी, कम मात्रा में ही होगी। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह मृदा नीचे चूने की गांठ में मिलती है। ये क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें कि ये मृदा कहाँ है, तो इस प्रकार से जब इस तरह से गंगा नदी आ रही है, कोई भी नदी हो, नदियों के दोआब के बीच के क्षेत्र में बाढ़ जब आती है तो क्या होता है कि इसमें हमेशा पानी का परिवर्तन नहीं होता। ये पानी एक बार गया इसमें, फिर क्या होगा, ये वापस नहीं जाएगा। कई दिनों तक, कई महीनों तक क्या रहता है, इसमें पड़ा रह जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं। और इसकी बात, यह मृदा नीचे चूने का गांठ की मिलती है। इसे क्या कहते हैं, कंकर भी कहते हैं। जैसे पत्थर होता है वो टूट फूट जाता है तो कंकड़ बन जाता है ना, तो वही बात है यहाँ पर। इसे उपहार मृदा, दोमट, मटियार मृदा आदि नामों से जाना जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें लवड़ी तथा क्षारीय मृदा। लवड़ी तथा क्षारीय मृदा क्या होती है, लवड़ी तथा क्षारीय मृदा जो होती है ये ऊसर भूमि, रेह, बंजर, कल्लर आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऊसर भूमि भी कहा जाता है, भूमि रहेगा। ऊसर भूमि, रेह, बंजर तथा कल्लर नामों से जाना जाता है। मिट्टी के खारेपन एवं क्षारीयता को दूर करने के लिए इसमें जिप्सन का प्रयोग किया जाता है। जिप्सन क्या होता है, ये जो होती है परत को कठोर नहीं बनने देता। ये कठोर नहीं बनने देता, इससे क्या होती है, हमारी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। देखिएगा, मिट्टी के खारेपन तथा क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सन का प्रयोग किया जाता है। जिप्सन मृदा की कठोर परत को बनने से रोकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अब हमारा, नोट में लिखिएगा। ऊसर बंजर भूमि में लवणों की अधिकता होती है। ऊसर बंजर भूमि में क्या होती है, लवणों की अधिकता होती है। लवणों में क्या होता है, जैसे सोडियम ज्यादा पाया जाता है, तो सोडियम लवण की ज्यादा अधिकता होती है। ऐसी भूमि में बहुत कम उत्पादन होता है। जब लवणों की अधिकता पाई जाती है तो वहां पर उत्पादन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यूपी की 1.37 हेक्टेयर मृदा जो है लवण से प्रभावित है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
अगर हम बात करें कि ये जो लवणी तथा क्षारीय मृदा है ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये जो है उन्नाव में हुआ, मैनपुरी हुआ, इन सब जो मध्य में स्थित जिले हैं उसमें अधिक पाई जाती है। तो नोट कर लेते हैं हम लोग कुछ 2-4 जिलों के नाम, लिख लीजिएगा। उन्नाव, उन्नाव, मैनपुरी, 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 अलीगढ़, अलीगढ़, उन्नाव, उन्नाव आदि लिख लीजिए। आदि के अंतर्गत ये भी लिख सकते हैं जैसे ईटा हुआ, एटा जिला है ना, ईटा नहीं एटा, एटा जिला। इन सबों में क्या होता है, जो मध्यवर्ती बेल्ट है, जैसे कि यूपी ऐसे है, यूपी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इसमें क्या होता है, ये मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बंजर व भार मृदा, ठीक ना। बंजर व भार मृदा की बात करें तो ये जो है बंजर भूमि के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये किस किस क्षेत्र में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो गोरखपुर, गोरखपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो बंजर एवं भार मृदा पाई जाती है। बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज आदि स्थानों पर यह मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा यूपी की मरुस्थलीय मृदा, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की जो मरुस्थलीय मृदा है वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की मृदा है यह शुष्क मृदा तथा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है, शुष्क तथा आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत अगर हम भारत की बात करें तो पूरे भारत में कहाँ पाई जाती है ये मृदा, तो राजस्थान, हरियाणा, मथुरा में पाई जाती है, ठीक ना। राजस्थान, हरियाणा और मथुरा में ये विशेष रूप से पाई जाती है। बट कुछ इसका भाग क्या है, उत्तर प्रदेश में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने का कारण कि जो राजस्थान है ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है इसलिए पाई जाती है। हरियाणा भी उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है इसलिए क्या है, उसका कुछ अंश पाया जाता है इसमें। तो यूपी के कुछ पश्चिमी जिलों जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़ यह मृदा पाई जाती है। अलीगढ़ में यह मृदा पाई जाती है। अलीगढ़ की बात करें अगर हम, तो अलीगढ़ जो है ये हरियाणा को टच करता है। आगरा और मथुरा जो है ये राजस्थान को टच करता है, ठीक ना। हरियाणा को और एक जिला टच करता है, मथुरा हरियाणा को भी टच करता है और राजस्थान को भी टच करता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसमें लवण फास्फोरस की अधिकता होती है या अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन की कमी होती है। इन सब की क्या होती है, कमी होती है। जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। मुख्य रूप से मोटे अनाजों की खेती के लिए ये भूमि जो होती है ये उपयुक्त होती है। ये जैसे कि मोटे अनाज इसमें अधिक उपज होती है मोटे अनाजों की, जैसे में मोटे अनाजों में देख लीजिए ज्वार, बाजरा आदि। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भूड़ मृदा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, भूड़ मृदा। भूड़ मृदा में अगर हम बात करें तो यह जो होता है गंगा यमुना के सहायक नदियों, देखिएगा यह गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी में 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को भूड़ मृदा कहा जाता है। 10 फीट ऊंचे मृदा को भूड़ मृदा का मतलब है कि जब मिट्टियां आती हैं, जब क्या होती है गंगा यमुना की सहायक नदियों या फिर जो मिट्टी आती है और ये क्या होता है ऐसे ऊंचा स्थान बन जाता है, जो क्या होता है बाद में इस पर कृषि की जाती है, वही भूड़ मृदा कहलाती है। यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। यह मृदा क्या होती है, हल्की दोमट और बलुई होती है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारी टॉपिक आती है काली मृदा। काली मृदा के बारे में अगर हम बात करें तो जो काली मृदा है ये काली मृदा कपास मृदा करेल होता है, केरल नहीं होता है, करेल होता है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, कपास मृदा, करेल मृदा, स्वर्ण ज्योत मिट्टी भी कहते हैं। इस मृदा के नाम कौन कौन से हैं तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसे कपास मृदा कहते हैं, करेल मृदा कहते हैं और स्वर्ण ज्योत मिट्टी कहते हैं, ठीक ना। लौह तत्व जीवाश्म की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। जब इसका रंग काला होता है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं, ठीक ना। ये क्या है कि ये उत्तर, अगर बात करें कि ये किस जिले में पाई जाती है तो ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। पश्चिमी जिलों में कौन से जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है,
पश्चिमी जिले, पश्चिमी जिलों में क्या होती है, ये पाई जाती है। पश्चिमी जिलों में कौन सा आता है, जैसे कि मतलब अगर पश्चिमी जिले की बात करें एकदम कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है शामली, ठीक ना। और पश्चिमी जिलों तथा ये बुंदेलखंडों में भी कुछ हिस्से तक पाई जाती है। बुंदेलखंड के अंतर्गत झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, महोबा हुआ, ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी पाई जाती है, ठीक ना। ये मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा, जैसे कि आप लोग को बताएं कि जो मिट्टी होती है वो 3 प्रकार की होती है, पहले ही आपको बता दिए। तो अब हमारा आता है दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा। पहले तो बात करें हम कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वो इस तरह से होता है, मान लीजिए ये हमारा यूपी हो गया, ठीक ना, ये यूपी हो गया। तो जो सबसे नीचे होता है, निचले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिण का भाग कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखते हैं इस क्षेत्र में प्री कैरेबियन युग की चट्टानों के टूटने फूटने भौतिक जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप इस मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। जब चट्टानों के टूटने फूटने से ही क्या होता है, इस मृदा का निर्माण होता है। इसमें ललितपुर, जैसे कि बताया ना आप लोग को कि ये दक्षिणी जिलों में पाई जाती है, तो दक्षिणी में ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली आदि जिले आते हैं इसके अंतर्गत। अगर बात करें हम कि जो सोनभद्र है, तो सोनभद्र की विशेषता होती है कि ये 2 जिलों को टच करता है, उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों को टच करता है। ये सब क्या है, इसकी विशेषता है। और इस मृदा का भौतिक रूप, रासायनिक रूप के आधार पर मृदा को 5 उप वर्गों में बांटा गया है। इस मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। 5 भाग कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो 5 भाग जो होते हैं उसका नाम लिख लीजिए पहले। लाल मृदा, जैसे कि आपको पीछे बता भी दिए हैं, पीछे लिखवाया गया था आपको। 5 भाग इसके कौन कौन से हैं ये देखिएगा पहले। 5 भाग कौन कौन से हैं, तो लाल मृदा, परवा मृदा, माड़ मृदा और राकर मृदा और भोंड मृदा या भोट मृदा, ठीक ना। तो अब चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लाल मृदा। इसके अंतर्गत आता है लाल मृदा। लाल मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लाल मृदा क्या होती है, ठीक ना। तो जो लाल मृदा होती है, लाल मृदा के बारे में पढ़ेंगे। लाल मृदा दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली आदि जिलों में क्या होती है, ये पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अगर विंध्य चट्टानों की बात करें तो जो विंध्यन श्रेणी है वो इस प्रकार से है। और विंध्यन श्रेणी की एक विशेषता है कि यहाँ से एक नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, इस नदी का नाम बताइए आप लोग, कि जो विंध्यन श्रेणी से नदी निकलती है उस नदी का क्या नाम है। और ये नदी जाकर कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन अगर बात करें ऑप्शन की, तो अरब सागर में गिरती है, या कच्छ के रण में गिरती है, या खंबात की खाड़ी में गिरती है, या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके, जो विंध्यन श्रेणी से नदी निकलती है उस नदी का क्या नाम है। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो विंध्यन श्रेणी है उसके चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी होती है, ठीक ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्वों की कमी होती है, लेकिन किस तत्वों की अधिकता होती है इसके बारे में देखते हैं। तो लौह तत्वों की क्या होती है, इसमें अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह तत्वों की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। और यह जो कृषि होती है, ये कृषि जो होती है लाल मृदा, ये दलहनी फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। दलहन फसल और तिलहन के लिए भी ये उपयोगी होती है, ठीक ना। दलहन लिख लीजिएगा इसको, दलहन,
तिलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पर्वा मृदा। पर्वा मृदा क्या होता है, पर्वा मृदा कहाँ पाया जाता है। पहले पर्वा मृदा की बात करें कि पर्वा मृदा होता क्या है या फिर कहाँ पाया जाता है। तो जो पर्वा मृदा होता है वो हमीरपुर, जालौन तथा यमुना नदी के तटीय भूमि में खासकर बीहड़ों में पाई जाती है। बीहड़ क्या होता है, जैसे बीहड़ की बात करें हम लोग तो जो नदियां होती हैं ये अपने जल को क्या करती हैं, गिराती हैं, ये सबको पता है। और क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, नदियां ऐसे जा रही हैं और यहाँ पर क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं, तो उसे बीहड़ कहा जाता है। अगर हम बीहड़ की बात करें तो बीहड़ जो होता है यहाँ पर काफी घटनाएं होती हैं बीहड़ से रिलेटेड। जैसे कि अगर बात करें हम बीहड़ों की तो सबसे बड़ा बीहड़ असम में पाया जाता है, ठीक ना। बीहड़ की बात करें तो सबसे बड़ा बीहड़ जो होता है असम में भी पाया जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग ना पढ़कर हम लोग क्या करेंगे, पहले चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। यह हल्के लाल रंग की बलुई मृदा होती है जिसमें जैव तत्वों की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। जब जैव तत्वों की अधिकता होती है तो क्या होती है, मिट्टी मान लीजिए कि सही है। इसमें उत्पादन किस चीज का किया जाता है, तो इसके उत्पादन में चना, मटर में और पियरमेंटी ज्वार तथा खरीफ की फसल क्या होती है, उगाई जाती है। ये इसका उत्पादन की बात है कि इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है, किस फसल के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, मार मृदा। मार मृदा या माड़ मृदा, ठीक ना, मार मृदा या माड़ मृदा। यह इसका रंग काली या रेगुर मृदा के समान चिकना व काला होता है। ये काली मृदा की तरह ही क्या होती है, काली होती है। इसमें सिलिका, सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, SI। आयरन, आयरन Fe एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी में क्या होती है, सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन की क्या होती है, एल्यूमिनियम और आयरन की अधिकता होती है, ठीक ना। और अगर बात करें कि इस मृदा में कृषि करना सही है या नहीं, तो इस मृदा में कृषि करना बहुत ही कठिन है। इस मृदा में कृषि करना, इस मृदा में कृषि करना कठिन है, करना कठिन है। कठिन क्यों है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तथा आयरन की मात्रा होती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो होता है ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्रों में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि शामली हुआ, बागपत हुआ, अलीगढ़ हुआ, ये सब क्या है, पश्चिमी क्षेत्र होते हैं। बागपत, शामली, हापुड़, ये सब क्या है, पश्चिमी क्षेत्र होते हैं। नोट कर लीजिएगा एक दो का नाम, बागपत, शामली, हापुड़ आदि इन क्षेत्रों में क्या होती है, ये मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम बात करें तो जो ये मृदा होती है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे आता है। नंबर 4 पे राकर मृदा आती है। कौन सी मृदा आती है, नंबर 4 पे नोट करिएगा, राकर मृदा। राकर मृदा को कहीं कहीं आप देखेंगे तो राकड़ मृदा भी लिखा रहता है, राकड़ मृदा। तो राकड़ मृदा की विशेषता क्या होती है कि राकड़ मृदा जो होती है ये हल्के लाल रंग की होती है, ठीक ना। ये हल्के लाल रंग की होती है, ये भूरे रंग की भी होती है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग कि ये लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है। लाल कौमा भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है। भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है, ठीक ना। अगर बात करें हम लोग कि इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसमें रबी और खरीफ की फसल में तिल,
इसमें तिल, तिल कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है, ठीक ना। तिल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल के बाद अगर हम बात करें तो इसमें चना भी उगाया जाता है। चना, चना कौन सी फसल है? तो ये रबी की फसल है। इसमें तिल और चने की खेती की जाती है, चने की खेती की जाती है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, अगर हम बात करें कि मिट्टियों को उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसका पीएच मान कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नोट करके लिखिएगा, आप लोग नोट में लिखिएगा। सामान्य फसलों को उगाने के लिए, सामान्य फसल को, सामान्य फसलों को उगाने के लिए, सामान्य फसलों को उगाने के लिए, उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। अब पीएच मान के बारे में आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक ना। पीएच मान क्या होता है, तो बस यही पूछता है। इसके बाद आता है भोंट मृदा या भोटा मृदा कहते हैं, भोंटा मृदा। ये क्या होता है, तो भोंटा मृदा में बस ज्यादा तो नहीं पूछता है। ये जो होती है ये भी विंध्यन श्रेणी के टूटने फूटने से ही बनी होती है। ये मृदा जो होती है ये विंध्यन श्रेणी के टूटने फूटने से ही बनी होती है। अगर नोट करना हो तो लिख लीजिए आप लोग, ये विंध्यन श्रेणी के टूटने फूटने से बनी होती है। और इस मृदा में मोटे अनाज का उत्पादन होता है। मोटे अनाजों का क्या होता है? उत्पादन होता है। मोटे अनाज का, मोटे अनाज का उत्पादन होता है। मोटे अनाज का उत्पादन होता है, ठीक ना। यह जो मृदा होती है ये विंध्यन श्रेणी के टूटने फूटने से बनी है और इस मृदा में जो होता है वो मोटे अनाज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करें तो जो जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है, जो मिट्टियां नदी के किनारे पाई जाती हैं, तो लिखिएगा आप लोग नोट करके, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि जल प्लावित, जल प्लावित मतलब जो नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी होती है उसे उत्तर प्रदेश में ढूंढ मृदा कहते हैं। नदी के जल प्लावित, लिखिएगा जल प्लावित, जल प्लावित, लिखिएगा जल प्लावित, जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली, नदी के किनारे, नदी के किनारे पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, पाई जाने वाली मृदा को, पाई जाने वाली मृदा को यूपी में ढूंढ मृदा कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसे लिख लीजिएगा जरूर से आप लोग, ठीक ना। ये एग्जाम में आया भी था। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो भांट मृदा होती है इसे किस जिले में भांट कहा जाता है, तो ये जो है कुशीनगर जिले में, कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर में इसे क्या कहते हैं? भाट मृदा कहते हैं। कुशीनगर में स्थानीय मिट्टी को, स्थानीय मिट्टी को, मिट्टी को भाट कहा जाता है, मिट्टी को भाट कहा जाता है। यह किस लिए उपयोगी है? तो ये मोटे अनाजों के लिए उपयोगी है, ये आपको बता दिए।
अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले में पाई जाती है मिट्टी, उसमें किस चीज की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो यूपी के पश्चिमी जिलों में, जो यूपी के उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में मृदा पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, जो उत्तर पश्चिम भाग में मृदा पाई जाती है उसमें मुख्यतः फास्फोरस खनिज की अधिकता पाई जाती है। अधिकता नहीं, कमी पाई जाती है। खनिज की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की मृदा होती है उसमें फास्फोरस और खनिज की क्या होती है, कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन क्या होता है कि जब मिट्टियों का कटाव होता है, जब मिट्टियां का क्या होती हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, या तो वो जल के द्वारा प्रवाहित हो, या जल के द्वारा मिट्टियों का कटाव हो, या फिर वायु के द्वारा मिट्टियों का कटाव हो, तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अगर मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा अपरदन जो है वो दो प्रकार से होता है, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। मृदा अपरदन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। जलीय मृदा अपरदन, जलीय मतलब जल के द्वारा, और एक होता है वायु के द्वारा। ठीक ना, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। अगर जल के द्वारा बात करें तो जल के द्वारा भी दो प्रकार से मृदा का अपरदन होता है। ठीक ना, जल के द्वारा भी दो प्रकार से होता है, परत अपरदन होता है, एक होता है परत अपरदन, एक होता है परत अपरदन, और दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। परत अपरदन और एक होता है अवनालिका अपरदन। क्या होता है, अवनालिका अपरदन। परत अपरदन होता है और दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। अगर हम बात करें कि जो जलीय अपरदन है और वायु अपरदन है, वो क्या होता है,